हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं भी ट्रैवल पर हूं और चाहे कुछ भी हो जाए हमारी कहानियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो मेरी आज की जो कहानी है हमारे साथ शेयर की है आशीष ने, जो कि बिलोंग करते हैं एमपी से। एमपी के चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो इनकी मदर के साथ हुआ जब वो 8वीं क्लास में पढ़ा करती थी। उनकी मदर का नाम है रीता और ये उनके साथ हुआ एक सच्चा हॉरर इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट की शुरुआत रीता की शादी के कुछ महीने पहले से होती है। हाल ही में उसने 8वीं क्लास पास की थी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जमाने में शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। जो रीता जो थी वो अपने परिवार में सबसे सुंदर थी और सबसे बड़ी बात उसके लंबे घने बाल थे जो कि उसकी कमर से नीचे तक आया करते थे। गांव की औरतें अक्सर रीता के लिए कहा करती कि तेरे बाल तो ना बिल्कुल हीरोइनों के जैसे हैं। उसके फादर जो थे वो स्कूल में प्रिंसिपल थे, इसलिए उसका और उसके परिवार का पूरे गांव के अंदर सम्मान बहुत था। अब ये जिनका स्कूल था वो गांव से थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा मतलब जो मेन गांव होता है वहां से चलकर जाना पड़ता था। करीबन आप मान के चलो एक किलोमीटर, एक सवा किलोमीटर के आसपास। और स्कूल और गांव के बीच में एक आम का बगीचा पड़ता था जो कि बहुत ही सुंदर था। लेकिन जिस किसी का भी वो बगीचा था, अब वो लोग वहां नहीं रहते थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। इसलिए वहां पर अब कुछ कटीली झाड़ियां वगैरह उग गई थी, लेकिन आम के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत पुराने पेड़ थे। अब ऐसे ही एक दिन रीता अपनी सहेलियों के साथ अपने फादर के लिए स्कूल में लंच लेकर जा रही थी। उस दिन वो जस्ट नहाई थी। उसने अपने बालों के अंदर कोई बहुत ही खुशबूदार तेल लगा रखा था, शायद चमेली का या इसी तरह कोई तेल था जिसकी वजह से वो बहुत महक रही थी। जब उसकी सहेलियां उसके साथ जा रही थी तो उन्होंने कहा, यार आज तो तू बहुत ही महक रही है, दूर से ही पता चल रहा है कि तू आ रही है। उनकी बात सुनकर रीता भी मुस्कुरा दी और उसके बाद ये लोग वहां से निकल पड़े। वहां से ये लोग स्कूल पहुंचे। स्कूल में इनके फादर साहब को लंच दिया। इसके बाद ये सभी लोग वापस से लौट कर आए। अभी वापस से लौट कर आए और उस आम के बगीचे के पास पहुंचे, पता नहीं एकदम से रीता को क्या हुआ, वो सीधे रास्ते चलने की जगह बगीचे के अंदर की तरफ चली गई। उसे अंदर जाता हुआ देखकर उसकी सहेलियों को लगा कि शायद रीता आम तोड़ने के लिए अंदर गई है, लेकिन वो उन कटीली झाड़ियों से निकलकर सीधा बीच में जाकर एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर वो उसी पेड़ के नीचे खड़ी रही और फिर उसके बाद वहां उसके नीचे आलती पालती मारकर बैठ गई। तो अब रीता जो थी वो उस पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी सहेली उसके आसपास जाकर आम के पेड़ से पेड़ आम वगैरह तोड़ने लगी और ऐसे टाइम पास करने लगी। रीता वो चुपचाप बैठी हुई थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी के साथ खेल नहीं रही थी, जबकि बाकी की सब सहेलियां खेलने में लगी हुई थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और जब शाम ढलने लगी तो उनकी सहेलियों ने सोचा कि अब सब लोग को घर चलना चाहिए और इसलिए वो रीता के पास गई और उसे उठाने लगी। एक लड़की ने रीता से बोला कि चलना रीता, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। लेकिन रीता ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो जैसी थी वैसे की वैसी वहीं पर बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा ध्यान किसी और चीज पर है। तभी उनमें से एक लड़की ने रीता का हाथ पकड़कर उसे उठाकर वहां से चलने के लिए कहा, तो उसने झटक कर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। और जब उसने ऐसा किया तो बाकी लड़कियों को अब थोड़ा अजीब लगने लगा और जब उसे अपना हाथ छिड़काया तो रीता के चेहरे पर एक बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था जिसने उन लड़कियों को डरा दिया। जनरल रीता जो थी वो बहुत मिलनसार थी, उनके साथ बहुत खेला करती थी, लेकिन आज उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। धीरे धीरे अंधेरा और ढल रहा था और लड़की को वहां पर डर लग रहा था। वो बगीचे से बाहर आकर रीता को बार बार आवाज दी, रीता चल, खड़ी होकर बाहर आ, क्योंकि उन्हें वहां खड़े होने में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। और तो किस्मत की बात थी कि रीता के फादर जो कि स्कूल के प्रिंसिपल थे उस टाइम पर स्कूल से वापस लौट रहे थे और जब उन्होंने उन लड़कियों को जो कि रीता की सहेलियां थी उस बगीचे के बाहर खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि रीता इस तरह से आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उनकी बात सुनकर वो उस आम के बगीचे के अंदर गए और जिस पेड़ के नीचे रीता बैठी हुई थी वहां पर जाकर थोड़ी कड़क आवाज में आवाज लगाई, रीता यहाँ क्या कर रही हो। जैसे उन्होंने आवाज लगाई, रीता जैसे एकदम नींद से जागी। फिर चारों तरफ देखा कि वो कहाँ बैठी हुई है। उसने अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर पूछे थे, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। रीता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बस वो चुपचाप खड़ी हो गई और अपने फादर के साथ चलने लगी। बाहर निकलकर उनके फादर ने बाकी लड़कों से कहा, तुम लोग चलो, मैं इसको लेकर घर आता हूँ। रास्ते में रीता के फादर ने उससे पूछा कि भाई तू क्या कर रही थी वहां पर, ऐसे क्यों बैठी थी। उसने बोला पता नहीं, ऐसे मेरा मन किया, बाकी तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके फादर ने चीजों को लाइट लेके, ठीक है
अच्छा, इसके बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ जैसा था वैसे ही चलता रहा। रीता के अंदर किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आए। और इसके बाद रीता की शादी फिक्स हो जाती है। पूरा घर परिवार शादी की तरह फिक्स बिजी हो जाता है। लेकिन जब शादी की तैयारी चल रही थी तो रीता के बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंजेस थे। बिल्कुल शांत बैठी रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, और जब उससे पूछो तो बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी। सभी को लग रहा था कि शादी को लेकर वो इमोशनल है और शायद वो इस घर से अब चली जाएगी, इसलिए थोड़ी ज्यादा परेशान सी रहती है, शांत रहती है, सोचते रहती है चीजों को। इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी, क्योंकि जब रीता 4 साल की थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। और आज जब उसकी लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट था कि उसकी शादी है और उसकी माँ साथ में नहीं है, तो वो उनके बारे में सोच रही होगी। लेकिन इसकी असली वजह क्या थी, ये किसी को भी पता नहीं था। खैर, शादी वाला दिन भी आया। उस दिन भी रीता जो थी थोड़ी बहुत उदास सी ही थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शादी की रस्में हुई, बारात आई, फेरे हुए, उसके बाद दुल्हन को विदा किया गया। विदा होने के बाद अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई थी। वहां पर भी स्वागत वगैरह सारी चीजें हुई, सारी रस्में हुई, और उसके बाद थक हार कर सभी अपने अपने कमरों के अंदर रेस्ट कर रहे थे। रीता भी अपने कमरे में थी, और तभी उसका पति कमरे में आता है तो वो देखता है कि रीता अपने बेड पर बैठी हुई अपना पेट पकड़कर, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब रात का समय था, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड जाकर उसके लिए दवाई लेकर आए। उसे दवा दी तो उसका पेट दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन दवा लेके वो जैसे तैसे सो गई। उनको लगा था कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन उठने के बाद भी उसके पेट में उतनी ही तेज दर्द था, और दर्द भी ऐसा जो कि बहुत ही असहनीय था। अब नई नई दुल्हन जब ससुराल पहुंचती है तो उसके बाद रस्में भी होती है, काम भी होते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दर्द इतना होता था कि बस वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। दवा उसको दी जाती, थोड़ी देर आराम होता, फिर से दर्द हो जाता, और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। और जब कई दिनों तक ये चलता रहा तो देखो भाई, ससुराल वाले तो ससुराल वाले हैं। उन्होंने कहा कि लड़की ना नाटक कर रही है, इसको काम धाम नहीं करना, काम चोर है, इसलिए पेट दर्द का नाटक करके बैठी हुई है। रीता ये सारी बातें सुनती थी, लेकिन बातों पर वो कोई भी जवाब नहीं देती थी, जैसे उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या सोच रहा हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान था तो वो थे रीता के हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले उसके बारे में जो कुछ सुना था वैसा अब उनके सामने कुछ भी नहीं था। खैर, चीजें ऐसे ही चलती रही। अब इनका जो ससुराल था, इनके ससुराल में इनका काम था बसेस का, और उन बसेस को इनके हस्बैंड ही संभाला करते थे। इसलिए दिन भर वो पूरा बिजी रहते थे और रात में ही घर पे आया करते थे। इधर जब से ये पेट दर्द वाला सिलसिला शुरू हुआ, धीरे धीरे रीता जो थी उसका बिहेवियर अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स भी बड़ा अजीब होने लगा। वो बड़े रूखे तरीके से उनको जवाब दिया करती थी। वो ज्यादातर टाइम अपने कमरे में अकेले रहा करती थी। इवन अपने हस्बैंड को भी अपने कमरे में नहीं आने दिया करती थी। एक दिन जब वो काम वाम करके थका हारा घर आया और उसने बोला कि मुझे खाना दे दो, तो चिड़चिड़ा कर बोलती है कि जाओ अपना खाना खुद ले लो। लेकिन उनके हस्बैंड एक समझदार इंसान थे। वो ये बातें अपने घर में किसी को नहीं बताया करते थे कि कलेश होगा बेमतलब में, और जो भी उसका बिहेवियर था उसको वो झेल रहे थे। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। इनके घर में ना नॉनवेज नहीं बना करता था। एक दिन रीता, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, सभी लोग उसके आसपास ही खड़े थे, और तभी वो कहती है कि मुझे नॉनवेज खाना है। अब आप सोचो, एक लड़की के पेट में दर्द हो रहा है और एक ससुराल है जिसमें कभी नॉनवेज नहीं बनता, वो कहती है कि नॉनवेज खाना है। तो बड़ा अजीब लगा इनको। उनके पति ने बोला कि यहाँ नॉनवेज नहीं बनता, तो बोलते नहीं मुझे नॉनवेज खाना है। लोग गुस्से में आ गई थी। उसके ससुराल जो ससुर थे उन्होंने बोला कि यार हो सकता है पहले खाती हो तो एक काम कर, अपना पड़ोस वाला प्लॉट खाली पड़ा है, वहां पर इसके लिए नॉनवेज बनवा दे। को लगा पता नहीं क्यों इतना लीनियंट ससुराल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने उनके लिए नॉनवेज बनवाया, और उसने छक्के बड़े से नॉनवेज खाया, और नॉनवेज खाते ही उसके पेट का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुश थी। जो इतने दिनों से उसका बिहेवियर था अजीब सा, अब वो बहुत खुश हो गई थी, जैसे उसे उसके मन की चीज मिल गई हो। सबको अजीब तो लगा, लेकिन इनके हस्बैंड को लगा यार ठीक है, मतलब चलो फाइनली खुश तो हुई। लेकिन अब ये चीज रोज रोज होने लगी। हर दूसरे दिन उसको बोलते कि नॉनवेज खिलाओ, नहीं खिलाओ तो गुस्सा करती, और खिला दो तो छोटे बच्चे की तरह बड़ी खुश रहती। उसको किसी से मिलने में, किसी के साथ रहने में, किसी से बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर नॉनवेज खाने की बात आ जाए तो बहुत खुश हो जाती थी। उसका पेट दर्द सिर्फ तभी गायब रहता था जिस दिन वो नॉनवेज खाती थी। अगर वो नॉनवेज नहीं खाती थी तो उसके पेट में लगातार दर्द बना रहता था। ये लगातार दर्द की वजह से कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया।
उसके पेट दर्द का इलाज कोई दवा नहीं थी, सिर्फ नॉनवेज खाना था। ये जो इनका परिवार था ससुराल, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था और ये भूत प्रेत जादू टोना इन सब चीजों पर विश्वास नहीं किया करता था। तो इस एंगल से इस घर के अंदर कोई सोच ही नहीं रहा था कि आखिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। रीता के ससुर, जो कि पेशे से एक पटवारी थे, उनका ये कहना था कि हमारे घर में तो रोज रामायण का पाठ होता है, विधि विधान से पूजा होती है, और जिस घर में ये सब होता है वहां पर किसी भूत प्रेत का वास हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर कुछ और चीजें घर के अंदर चालू हुई। सामानों का गायब होना, पैसे, कपड़े, कुछ चीजें घर से एकदम से गायब हो जाती और फिर घर के किसी दूसरे कोने में एक ऐसी जगह पर मिलती जहां पर कोई सोच ही नहीं सकता। कई बार जब घर की औरतें रीता के कमरे के पास से निकलती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन जब दरवाजा खोलते तो बिल्कुल अकेली बैठी रहती थी। ऐसे एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ इनके घर में। घर के कोने के अंदर, जहां ना कोई तार है, ना चूल्हा है, ना कोई माचिस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एकदम से घर के एक पार्ट के अंदर आग लग गई। वहां से बहुत तेज तेज धुआं उठने लगा। सारे घर वाले वहां दौड़कर पहुंचे, देखा कुछ लकड़ी का सामान और कुछ कपड़े वहां पर जल गए थे। इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो सबसे हैरत वाली बात थी कि वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आग अपने आप लग पाए, यानी वहां पर आग किसी ने लगाई। लेकिन जिस टाइम आग लगी, घर के कुछ मेंबर्स या तो घर से बाहर थे या फिर घर के अंदर एक साथ बैठे हुए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब असर जो था वो रीता के पति के ऊपर भी होने लगा। अब उन्हें अजीब अजीब से सपने आने लगे। एक रात जब वो सोए हुए थे तो उन्हें सपना आया कि घर के आंगन में काला सा साया खड़ा है और वो साया खड़ा होकर रीता की तरफ देख रहा है। तब से उनकी आंख खुल गई, उन्होंने चारों तरफ देखा तो समझ में आया कि तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगली रात ये सपना फिर से कंटिन्यू हुआ। फिर से जब उनकी नींद लगी तो उन्हें दिखाई दिया घर के आंगन में कोई खड़ा हुआ है और वो इस बार रीता की तरफ बढ़ रहा है। वो कौन है, क्या है, वो तो उन्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो उसके पीछे भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो पलंग पे रीता सोई हुई है वो उसके पास बढ़ रही है। ऐसा देखकर वो उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हैं और फिर से उनकी नींद खुल जाती है। ये सपनों का मतलब क्या था और ये सपने उनको क्यों आ रहे थे, ये बात तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ सपना ही है, लेकिन एक्चुअली एक सपना नहीं, एक इंडिकेशन था इस चीज का कि रीता के साथ कुछ ना कुछ गलत है। अब इनके हस्बैंड को रीता के आसपास एक अजीब सी प्रेजेंस भी फील होना शुरू हो गई थी। होता ना किसी आदमी के आसपास का एनवायरनमेंट डेंस हो जाता है, वो भी उन्हें फील हो रहा था। लेकिन ये एंगल उनके परिवार में से कोई नहीं सोचता था, ना ही उनके हस्बैंड इस एंगल से सोच रहे थे। उन्हें सिर्फ ये सब नॉर्मल चीजें लग रही थी तब तक जब तक उस दिन बस में उन्हें वो बाबा नहीं मिले। उस दिन रोजाना की तरह वो अपनी बस के अंदर थे और लोग जो पैसेंजर बैठते उनके टिकट काट रहे थे कि तभी टिकट काटते काटते वो एक सीट पर पहुंचे जहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। उनकी पूरी सफेद दाढ़ी थी, शरीर बिल्कुल पतला था, जैसे शरीर पर मांस तो है ही नहीं, सिर्फ हड्डियों के ऊपर चमड़ी बची हुई हो। और वो बाहर की तरफ देख रहे थे, मैले से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। जब रीता के हस्बैंड वहां पर पहुंचे तो उन बाबा ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि बाबा आप आराम से बैठो, आपसे हम कोई टिकट नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद उन बाबा ने जो उनसे कहा उसे सुनकर वो बिल्कुल सन्न रह गए, चौंक गए। बाबा ने उनसे कहा कि बेटा घर में परेशानी चल रही है। तो बात सुनकर वो थोड़ा शॉक से रह गए कि इनको कैसे पता। उन्होंने बोला हाँ बाबा, घर में थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है। फिर बाबा ने अगली लाइन बोली, घरवाली की तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर से शॉक किया, इस इंसान से मैं जीवन में पहली बार मिला, उसको ये पता है कि मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मतलब बाबा आपको कैसे पता मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद बाबा जो जवाब देते हैं तब जाकर उनको सारी चीजें समझ में आती कि ये उनके जीवन में क्या चल रहा है। बाबा ने उनसे कहा बेटा जिस परेशानी को तुम लोग देख रहे हो ना, वो परेशानी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा तेरी पत्नी के ऊपर एक साया है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। बात सुनकर रीता के हस्बैंड तो बिल्कुल चुप हो गए। उनको दिमाग ही प्रोसेस नहीं कर पाता कि इन्होंने क्या बोल दिया, साया वाया क्या। फिर उनको अपने ड्रीम्स याद आए, उनको प्रेजेंस याद आई। वो पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, लेकिन जो बाबा ने कहा वो बात को वो कनेक्ट कर पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या है, कौन है। बाबा ने कहा बेटा ऐसे बैठे बैठे तुम सब कुछ नहीं बता सकता, उसके लिए तो मुझे तेरे घर आना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। अब उन्होंने
उस इंस्टेंटली बाबा को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पहले अपने घर पे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ये सब कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उन बाबा का कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, ये सब कुछ पता कर लिया उनसे, और फिर उसके बाद वो अपने घर आए। घर आकर अपने घर वालों से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे आज एक बाबा मिले जिन्होंने बताया कि भाई इसके ऊपर कोई साया है। घर वालों ने बोला कि तुम पागल हो गए, बेवकूफ हो तुम, कोई साया वाया नहीं है, नाटक करती है ये, इसको काम धंधा नहीं करना है, कामचोर है। लेकिन फिर इनके हस्बैंड ने बैठकर अपने घर वालों को सारी बातें समझाई, सारे डॉट्स कनेक्ट करवाए कि देखो क्या क्या हो रहा है। इतने दिन से घर में परेशानियां चल रही है, जब ये नॉनवेज खाती है उसका पेट ठीक हो जाता है, तभी काम भी करती है, तो ये कामचोर नहीं है। लेकिन जिस दिन इसको नॉनवेज नहीं मिलता उस दिन उसका पेट भीतर से दर्द होता है। मैंने खुद अपने सपनों के अंदर काले साये देखे हैं। उसके आसपास आप जाओ, आपको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील होगी। वो आवाज झूठ नहीं कह रहे हैं, और एक बार ट्राई करने में जाता क्या है। इस तरह से घर वालों को कन्विंस किया गया और उन बाबा को इनके घर पर बुलाया गया। जब बाबा घर पर आए तो घर के सभी लोग वहीं पर मौजूद थे। घर के आंगन में खड़े होकर बाबा ने चारों तरफ नजरें घुमाई, और उसके बाद किसी को भी देखे बिना बोलते हैं कि जिस लड़की की बात हो रही है उसे मेरे सामने लेकर आओ। रीता को बुलाया गया। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और नॉर्मल बिहेव कर रही थी। बाबा ने उसे अपने सामने बैठने को कहा तो सामने आकर बैठ गई, और जैसे एक नॉर्मल लेडी बातचीत करती बिल्कुल वैसे ही वो बातचीत कर रही थी। घर वालों को यही लग रहा था कि अभी तक भी नौटंकी ही कर रही थी, कुछ भी नहीं है। इनके ससुर ने बोल भी दिया कि कुछ नहीं है इसके ऊपर ऊपर का, ये सिर्फ नाटक करती है। तो बाबा ने उसके ससुर की तरफ देखा थोड़ी गुस्से भरी आंखों में, और बोला आपको लगता है ना इसके साथ कुछ नहीं है, आप बैठो, अभी दिखाता हूं। फिर बाबा ने एक तसला यानी एक लोहे की तगारी होती है वो ली, अपने साथ लाए सामान को उसमें डाला, उसमें आग लगाई, और आग लगाने पर वहां से एक थोड़ा डेंस काला धुआं निकलने लगा। उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, और स्मेल से घर के सारे लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। लेकिन बाबा की नजर सिर्फ और सिर्फ रीता पर थी। रीता और बाबा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए बैठे हुए थे, और बाकी सब लोग उनको देख रहे थे। और थोड़ी ही देर के अंदर रीता का सिर झूमने लगा, उसकी आंखें चौड़ी होने लगी, और वो जोर जोर से खांसने लगी। उसका ऐसा होता हुआ देख उसके हस्बैंड उठकर आगे आने लगे, तो बाबा ने हाथ का इशारा करके उसको वहीं पर रोक दिया और बोले कोई इसके पास नहीं आएगा। अब रीता का पूरा शरीर बहुत तेज तेज कांप रहा था, और वो अपना सिर बार बार घुमा जा रही थी। एकदम से अपना सिर आगे झटका, और उसके बाद वापस से अपना सिर ऊपर उठाकर बाबा की आंखों में आंखें डालकर वो बोली। और इस बार जिस आवाज में वो बोली वो आवाज रीता की नहीं थी। वो कहती है छोड़ो मुझे। ये आवाज सुनते ही आसपास बैठे सभी घर वालों के होश उड़ गए। अभी तक जो लोग मानते थे कि नाटक कर रही है, कोई साया वाया कुछ नहीं है, अब सबके सब लोग घबराते हुए सिर्फ रीता को देख रहे थे, क्योंकि जो रीता उनको दिख रही थी वो वैसे भी असली रीता नहीं थी। फिर बाबा ने उसे सख्त आवाज में पूछा कौन है तू? तो जवाब आता है कि तुझे इससे क्या मतलब है। ये सुनते बाबा और गुस्से में आते हैं, और वापस से उसे सख्त आवाज में पूछते हैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर कि बता कौन है तू और कब से इसके साथ है। तब जाकर रीता के मुंह से इस चीज का जवाब निकलता है कि मैं तो इसके साथ इसकी शादी से पहले से हूं। उसके बाद बाबा ने पूछा तू है कौन, अपने बारे में बता। उसने बताया कि उसका नाम सपना है, और वो जो आम का बगीचा है उसका पूरा वो आम का बगीचा उन्हीं का था, उसका पूरा परिवार वहीं पर रहा करता था। लेकिन जब उसकी शादी होने वाली थी तो उसकी शादी से कुछ दिनों पहले ही उसकी मौत हो गई, और उसके बाद उसके घर वाले उस जगह को छोड़कर वहां से चले गए। लेकिन अकाल मृत्यु होने की वजह से उसकी आत्मा वहीं उस आम के बगीचे में भटक रही थी। फिर बाबा ने पूछा कि तू इसके पास कैसे आई? उसने बताया कि एक दिन ये अपने बाल खुले कर कर खुशबूदार तेल लगाकर वहां से गुजर रही थी, और बस तभी मुझे मौका मिल गया और मैं इसके शरीर में आ गई, क्योंकि मेरी भी शादी होने वाली थी, मेरा भी घर बसने वाला था। इसीलिए मैं शांति से इसके शरीर के अंदर बैठी रही। फिर इसकी शादी हुई और मेरी भी शादी हो गई, और अब ये मेरा पति है और ये मेरा ससुराल है। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बाबा ने उससे कहा कि तुझे जाना तो यहां से होगा। तो उसने बोला तुझे करना है जो कर ले, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अब ये सुनकर बाबा ने जोर जमीन पर अपनी लाठी मारी, कुछ मंत्र पढ़ने लगे, और उनके मंत्र पढ़ने के साथ साथ इधर रीता जो थी वो बेचैन हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत थी उसके शरीर के अंदर जिसको वहां से भगा के ले जाना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं पा रही थी। और तभी मौका देखकर बाबा एकदम से रीता के पीछे गए और उसकी चोटी की बाल काट दिए। मतलब जो होता है ना पूरा चोटी का एक गुत्था होता है, वो गुत्था गुत्था यूं को यूं काट दिया। जैसे उसकी चोटी कटी, रीता के मुंह से ऐसी चीख निकली कि आसपास बैठे सभी लोग थर्रा गए। बाबा ने फटाफट से उनके हस्बैंड को बुलाया, उनके हाथ में उस चोटी को रखा और बोला जितना जल्दी हो सकता है इसको ऐसी जगह पर फेंक करा जहां पर किसी इंसान का पैर नहीं पड़ता हो। उनके हस्बैंड तो घबरा के बोले बाबू मुझे अकेले जाना होगा।
तो बोलते हैं हाँ, अकेले जाना होगा और ध्यान रखना जब तू उसको लेकर जाएगा तो तेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, अलग-अलग आवाज़ों में बात करेगी, लेकिन घबराना मत और इसकी बात का जवाब मत देना। और हाँ, एक बात और, इस चोटी को फेंकने के बाद गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तू यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और तू और ये दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसका मकसद यही है, वो तुझे अपना पति मान चुकी है। अगर जीते जी नहीं रही तो तुझे मारकर अपने साथ ले जाएगी। अब इन सब प्रोसेस के अंदर शाम हो चुकी थी, अंधेरा ढलने वाला था। रीता के पति पहले ही घबराए थे और अंधेरे ने उस डर को और बढ़ा दिया था। खैर, करना तो नहीं था ही, वो वहां से निकले। उनके माँ बाप भी परेशान थे, अकेला बेटा जाएगा, इतना कुछ बोल दिया है बाबा ने। बट अब अपनी पत्नी को उनको बचाना था, अपने परिवार को भी बचाना था, तो वहां से निकले। इधर जैसे वो निकले, इधर बाबा ने बहुत सारे नींबू रखे हुए थे। वो हर 2 मिनट के अंदर एक नींबू काटते, कुछ मंत्र पढ़ते, और जैसे कि वो शायद उसको यहीं रोके हुए हैं ताकि उस चोटी के पीछे उनके पति के साथ वो ना जा सके। इधर रीता जो थी वो बेकाबू हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, कभी हंस रही थी, कभी अजीब सी आवाज के अंदर कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। इधर उनके हस्बैंड दौड़ते हुए वहां से अब दूर निकल रहे थे, घर से किसी सुनसान जगह ढूंढ रहे थे जहां पर वो इस चोटी को फेंक कर आ सके। शुरू शुरू में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर अचानक से उनके कानों के अंदर एक आवाज गूंजती है, सुनो। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने कदमों को और तेज कर दिया, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स के बाद फिर से एक और आवाज आई और ये आवाज बिल्कुल रीता की थी और वो कह रही थी, तुम मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हो? वो बाबा ढोंगी है, वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। एक बार तुमने मेरी इस चोटी को वहां फेंक दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगी। लेकिन उनके हस्बैंड को उनके बाबा की बात याद थी, कोई जवाब नहीं दिया और वो दौड़ते जा रहे थे जगह ढूंढने जहां पर उस चोटी को फेंक कर आ सके। फिर से उनके कानों में एक और आवाज आई, क्या कर रहे हो? तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो आवाज जो थी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन पता था उन्हें कि उन्हें नहीं करना है। वो आगे बढ़ते जा रहे थे और तभी उन्हें पायल की आवाज आई, जैसे उनके साथ साथ जस्ट उनके पीछे कोई चल रहा हो। आप सोचो, अंधेरा, सुनसान रास्ता, कुछ भी नहीं, आप चल रहे हो और आपके पीछे पीछे पायल की आवाज चल रही है। भाई साहब, रीता के पति जो थे उनकी हालत टाइट थी, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हुए थे और बहुत बुरी तरह उन्हें डर लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिससे डील कर रहे हैं वो इंसान नहीं है। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां आसपास बिल्कुल बंजर कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो चोटी वहां पर फेंकी और उसके बाद पीछे घूमकर जितना तेज वो दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़ दिए। और वो ये बताते हैं कि जब वो वापस दौड़कर आ रहे थे तो उन्हें रीता के रोने की आवाज आ रही थी। साथ साथ जिस स्पीड से वो दौड़ रहे थे उसी स्पीड से उनको पायलों की आवाज कुछ दूर तक सुनाई दी और उसके बाद फिर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। वो फीलिंग भी गायब हो गई कि कोई उनके साथ था। शायद वहां पर बाबा जो नींबू काट काट कर अपना मंत्र पढ़ रहे थे वो उस शक्ति को वहां पर रोक रहे थे। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर पर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा तो रीता बिल्कुल नॉर्मल थी। वो बिल्कुल पहले जैसी ही रीता लग रही थी जब शादी से पहले उन्होंने उसे देखा था। और घर घर के अंदर जो एक हैवीनेस थी इतने टाइम से, जो भारीपन था, वो भी जैसे एक झटके के अंदर खत्म हो गया हो। फिर बाबा ने कुछ और चीजें की, उसके लिए एक ताबीज बनाया, उसे दिया और कहा कि भी कुछ दिनों तक इसका ध्यान रखना और ऐसे नॉनवेज वगैरह बिल्कुल मत खाने देना। उसने कहा हमारे परिवार में तो चलता ही नहीं हो, तो इसने खाने की जिद की थी। तो उन्होंने बताया कि इसने नहीं, वो उस अतृप्त आत्मा ने खाने की जिद की थी। उसे वो खाना पसंद था, तो जब जब उसे वो खाना मिलता था वो खुश रहती थी और जब नहीं मिलता था तो वो इसके पेट में दर्द कर दिया करती थी। लेकिन अब उसका इससे बंधन टूट चुका है, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए। उन्होंने उनसे कोई पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लिए और आशीर्वाद दिया और वहां से निकल गए। इसके बाद दोबारा कभी रीता को कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मल रही। और फिर इस इंसिडेंट के करीबन 1-1.5 साल के बाद उनको एक बेटा भी हुआ जिसने हमारे साथ एक कहानी शेयर की है। तो देखा आपने किस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, किस तरह से चीजें कहाँ आपके साथ टकरा जाती हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम ये कहा जाता है कि जिनके लंबे घने बाल हों, सुनसान जगहों पर उन्हें उन बालों को खुला करके और कोई वैसी खुशबू वाली चीज लगाकर नहीं गुजरना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार इन चीजों से अट्रैक्ट होकर ये नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आ जाती हैं। ये जो लड़की की आत्मा थी, ये कोई मतलब इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं था, ये कोई खतरनाक आत्मा नहीं थी।
बस एक भटकती हुई सोल थी जो अतृप्त थी, जिसकी उसकी अपनी कुछ इच्छाएं थी और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसे एक फिजिकल बॉडी चाहिए थी। रीता उसके लिए एक परफेक्ट स्पेस वेसल था, बॉडी थी, क्योंकि जल्दी ही रीता की शादी भी होने वाली थी। सुंदर वो थी ही, और ससुराल पहुंचकर वो जो नॉनवेज खाने की डिमांड थी वो भी इसीलिए थी क्योंकि शायद इस अतृप्त आत्मा को खुद को नॉनवेज खाने की बहुत आदत थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अतृप्त आत्माएं किसी के शरीर में आकर अपनी फिजिकल डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करती है? वैसे इतनी कहानी मैंने सुना है ऐसा होता है और दिस इज प्रूवन कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।